चैप्टर 3 इंग्लिश का था ईश्वरन द स्टोरी टेलर, क्लास 9th बुक बुक मूवमेंट। हाँ, बुक मूवमेंट। चलो इसमें स्टार्टिंग से बतानी पड़ेगी। यह कहानी एक नवयुवक महेंद्र द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। वह एक फर्म में कनिष्ठ निरीक्षक था, जिसे फर्म विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियां, मतलब बताते हैं कि जो वो था महेंद्र जो था वो फैक्ट्री में काम करता था। वो किस तरीके का जो है वो कार्य करता था। वो एक जगह परमानेंट नहीं था, उसको कुछ टाइम बाद कहीं दूसरी जगह पर काम करने जाना पड़ता था। और दूसरा जो था उसका रसोईया, जिसका नाम था ईश्वरन। जो रसोईया ईश्वरन था वो उसके लिए काम करता था, और जहाँ पर भी उसकी शिफ्टिंग होती थी वो साथ में उसके साथ चला जाता था और उसकी पूरी मदद करता था। और उसको बहुत ज़्यादा कहानी सुनाने का शौक था, और वो किसी भी कहानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहता था। जो महेंद्र था, महेंद्र सवेरे उठकर नाश्ता लेकर अपने काम पर चला जाता था। उसके लिए कुछ तैयार भोजन ले जाता था। जो रसोईया था उसका, जिसका नाम ईश्वरन था, वो उसके लिए जैसे कपड़े धोना, उसके लिए खाना तैयार करना, इस तरीके का सब काम कार्य वो उसके लिए करता था। वह प्राय कई 100 पृष्ठ वाली तमिल भाषा की रोमांचक पुस्तक पढ़ता था। जो रसोईया था उसको तमिल भाषा की जो रोमांचक पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके स्वयं के प्रस्थान तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रभावित ये थी कि जिन्हें वह पढ़ता था, जिसे जब भी वह किसी छोटी सी भी घटना का वर्णन करता था तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक अतः उत्पन्न करने का प्रयास करता था। मतलब अगर वो किसी भी तरीके की सिचुएशन बता रहा है या कोई भी कहानी हुई हो तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या फिर आश्चर्य से किसी भी कहानी को सुनाना वो उसका कार्य था। मतलब अच्छे से कहानी को एक्सप्रेस करना। तो वो अपनी एक कंडीशन बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके साथ क्या हुआ था। ईश्वरन शुरू हो जाता है, मतलब वो कहानी सुना रहा होता है महेंद्र को। जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ वह स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बहुत विशाल घना जंगल है। लकड़ियाँ हाथियों द्वारा ट्रकों पर लाई जाती हैं। वे विशाल हृष्ट पुष्ट जानवर होते हैं। मतलब ये अपनी कहानी बता रहा है जब उसने ये सब चीज़ें अनुभव की थी, तो अपनी कहानी बता रहा है। वो एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के अहाते से बच निकला और झाड़ियों को रोंदता हुआ जंगली बैलों को उखाड़ता तथा टहनियों को मनमर्जी से तोड़ता हुआ भ्रमण करने लगा। मतलब ये बता रहे हैं कि हाथी कंडीशन वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था और सारी चीज़ों को तहस नहस कर रहा था। और गाँव के सभी लोग तो थे वो सब छिप छिप कर अपने घर के तरफ बैठ गए, और जैसे गाँव ऐसा हो गया एकदम सुनसान, कोई भी नहीं हो जैसे उसमें। फिर वो बताता है कि मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था तथा छत के ऊपर से पूरा नाटक देख रहा था। वह ये आप ईश्वरन अपनी अपनी बात बता रहा है कि वो छोटी कक्षा में पढ़ता था और वो सब सारी कंडीशन जो हो रही थी उसको छत के ऊपर से देख रहा था। लेकिन ना जाने मुझे अचानक क्या सूझी, एक अध्यापक के हाथ से छड़ी लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया। हाथी चिंगाड़ा और मुझे डराने के लिए टहनी हिलाई जो उसने अपनी सूंड में पकड़ रखी थी। हाथी ने क्रोध से मुझे देखा और वह मुझ पर टूट पड़ने को तत्पर था। वह अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ा। उसी क्षण में उसकी ओर बढ़ा और अपनी पूरी शक्ति जुटाकर उसके तीसरे नाखून पर जोर से डंडा मारा। ये बता रहा है कि जो उसने रसोइये ने, जो जिसका नाम ईश्वरन है, उन्होंने किस प्रकार से हाथी के ऊपर आक्रमण किया, मतलब कैसे डंडा उसके ऊपर मारा। क्षण भर के लिए लगा हाथी को मूर्छा आ गई थी, फिर उसे कपकपी आ गई और वह लुढ़क गया। यह पहुंचकर ईश्वर कहानी को अधूरा छोड़कर गुनगुनाता हुआ कहता है। मतलब यह है कि यह जो कहानी है ये अपनी कहानी महेंद्र को सुना रहा है और उसके बीच में उसको कुछ काम याद आ जाता है तो अपने उस काम को करने चला जाता है। फिर एकदम से वो आता है तो महेंद्र उसको बताता है कि तुमने जो कहानी है वो अधूरी छोड़ दी थी। तो महेंद्र उससे पूछता है कि तुमने हाथी को कैसे गिरा दिया। तो उसका वो अपनी कला को बताता है कि उसने क्या किया था। वो बताता है कि इसका संबंध जापानी कला कराटे जूजित्सु से था। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। तुम जानते हो इससे नाड़ी तंत्र अस्थायी रक्त से स्थिर हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस क्रिया से क्या हो जाता है, इससे नाड़ी तंत्र अस्थायी रक्त से स्थिर हो जाता है। ठीक है, और आगे की कहानी है भाई। कोई भी दिन ऐसा ना बीता जिस दिन ईश्वरन कोई रोमांचक कहानी ना सुनाए, चाहे कोई विश्वसनीय अथवा मतलब विश्वसनीय हो या अथवा नहीं। मतलब ये कहता है कि कोई भी दिन महेंद्र का इस प्रकार से नहीं जाता था कि ईश्वरन से वो कहानी ना सुनता हो। मतलब एक आदत सी हो गई थी उसका कहानी सुनना, क्योंकि महेंद्र को भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था और जिस ढंग से वो सुनाता था उसको वो उसका ढंग भी बहुत अच्छा लगता था कहानी सुनने का। फिर एक दिन क्या हुआ, एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, श्रीमान क्या आज रात साय भोजन में क्या विशेष चीज बनाऊं? आज का दिन बहुत शुभ है। परंपरा के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। तो कौन से दिन की बात कर रहे हैं? जब हम अपने मतलब अपने जो पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए जब भोजन वगैरह तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं और पक्षियों को खिलाते हैं, उस दिन की बात कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि इस दिन आज मैं क्या विशेष बनाऊं। तो उस रात महेंद्र ने अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा लिया और ईश्वरन की पाक कला की प्रशंसा की।
वह बहुत खुश प्रतीत हो रहा था, परंतु अचानक उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब उस दिन क्या हुआ कि उसने भूत प्रेतों की कहानी महेंद्र को सुनानी शुरू कर दी। श्रीमान, आप जानते हो इस फैक्ट्री का संपूर्ण क्षेत्र शमशान भूमि था, फिर भी महेंद्र संतोषजनक भोजन करने के पश्चात इस झटके में ख्वाबों में डूब गया। तो वो क्या हुआ, उसको कहानी सुना रहा था कि जहाँ पर फैक्ट्री, यहाँ पर क्या हुआ करता था, पहले शमशान हुआ करता था। मैं तो उसी दिन से यह जानता था जब जब मुझे रास्तों में पड़ी खोपड़ी या हड्डियाँ मिली, फिर भी अभी मुझे बहुत सी खोपड़ियाँ या वह हड्डियाँ मिली। ईश्वरन ने कहना जारी रखा। उसने सुनना जारी रखा कि मुझे कभी कभी रात में कैसे भूत दिखाई देते थे। मैं श्रीमान जी इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता। मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ, परंतु एक स्त्री का भयानक भूत पूर्णिमा की आधी रात को दिखाई देता है। वह कुरूप प्राणी है, उसके जिसके उलझे बाल तथा चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ियाँ तथा कंकाल की तरह है, और वह अपने हाथों में भ्रूण लिए होती है। ये कहानी बता रहा है कि भाई क्या सिचुएशन थी। महेंद्र यह वर्णन सुनकर कांप उठा। अब ये देखो, वो जब तक कहानी तो सुन रहा था, लेकिन अब वो कांप उठा उस कहानी को सुनकर, उसको डरना शुरू हो गया। और उसने आवेश में आकर तेजी से रोक दिया। तुम मूर्ख हो ईश्वर, प्रेत या आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यह सब तुम्हारी कल्पना मात्र है। मतलब उसको डर लग रहा था, तो उसने उसको वहीं पर रोक दिया कि भाई आगे इसकी कहानी मत सुनाओ, ये सब चीज़ें कल्पना में होती है, ये सब चीज़ें सत्य नहीं होती। अपने पाचन तंत्र को ठीक करो और शायद अपने मस्तिष्क को। तुम बकवास कर रहे हो। वह सोने के लिए रात में कमरा छोड़कर आराम करने चला गया। मतलब उसने कहानी को नहीं सुना और वो छोड़कर वहाँ चला गया आराम करने के लिए महेंद्र। तथा ईश्वरन दो तीन दिनों तक परेशान रहा, ऐसी अपेक्षा कर रहा था, परंतु अगली सुबह वह रसोइयों को इतना ही प्रसन्न व बातूनी पाकर आश्चर्यजनक था। मतलब यह है कि दूसरे दिन जब उसने देखा तो वो रसोइया उसी मतलब खुश था, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न था। उस दिन से महेंद्र को सोते समय कुछ बेचैनी रही होगी। हर रात वह अपने बिस्तर के समीप वाली खिड़की में से बाहर अंधेरे में झांकता था, यह देखने के लिए कि आसपास कोई छाया घूम रही है। मतलब यह है कि उसके मन में बेचैनी रही कि भाई कोई घूम तो नहीं रहा, उसके मन में एक डर आ गया। परंतु उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता तथा मीलों दूर फैक्ट्रियों की टिमटिमाती रोशनियाँ। उसे पूर्णिमा की रात में चांदनी में खुला सफ़ेद भू दृश्य बहुत सुंदर लगता। परंतु ईश्वरन की उस रात स्त्री की कहानी सुनने के पश्चात पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर झांकने का उसमें साहस न था। पूर्णिमा की रात थी उस दिन। क्या हुआ कि ईश्वरन ने, क्या नाम था, महेंद्र ने बाहर अपनी खिड़की से झांका नहीं, क्योंकि ईश्वरन ने उसको कहानी सुनाई थी कुछ इस प्रकार की। एक रात अपनी खिड़की के समीप विलाप करने की ध्वनि सुनकर नींद से जागा। पहले तो उसने समझा कि कोई बिल्ली चूहे के लिए चारों ओर झपट्टा मार रही है, परंतु ध्वनि मानव कंठ की लगती थी, जो बिल्ली की नहीं हो सकती थी। उसे बाहर देखने की उत्सुकता हुई, परंतु उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई छाया उसे जकड़ ले, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाए। परंतु ध्वनि ऊंची होती गई और स्पष्ट रूप से वह बिल्ली की नहीं थी। मतलब एकदम कुछ आवाज़ आई, उसको लगा किसी बिल्ली के, लेकिन बिल्ली की नहीं थी। लेकिन उसके मन में एकदम डर था कि भाई क्या है ये, क्या चीज़ है। उसने उत्सुकता को रोक नहीं पाया और खिड़की के समीप बैठकर उसने बाहर चांदनी रात में झांका। वहाँ थोड़ी दूर पर एक छाया गठरी सी उठाई खड़ी हुई। महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया और हाँफते हुए वह अपने तकिए पर जा गिरा। मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया। धीरे धीरे जब वह इस भयानक दृश्य के प्रभाव से उभरा, तो उसने अपने मन को समझाया कि वह उसके मन का भ्रम था। मतलब उसको डर लग रहा था, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए कह रहा था कि ये उसके मन का भ्रम है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सवेरे जब वह उठा, नहाया और नाश्ता करने अपने कमरे से बाहर आया, तो रात वाली भयानक घटना उसके मन से निकल चुकी थी। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसका अपराह्न के भोजन का पैकेट में थैला थमाया। जो ही महेंद्र ईश्वरन की ओर बढ़ा, वह हंसा और बोला, श्रीमान, जब मैंने आपको उस भूतनी औरत की बात सुनाई जो आपने हाथ में भ्रूण लिए थी, तो आप मुझसे क्रोध हो गए थे। ईश्वरन ने हंसकर कहा, अच्छा, तो आपने भी कल रात देख लिया। मैं दौड़कर आती हुई विलाप करती हुई आवाज़ सुनी तो तुम्हारे कमरे में आ रही थी। महेंद्र का कपे हुए शुरू हो गई। उसने ईश्वरन का पूरा वाक्य बोलने का इंतजार नहीं किया। वह शीघ्रता से अपने कार्यालय गया और अपना त्याग पत्र दे दिया और अगले दिन उस भूत वाले स्थान को अगले दिन ही छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। उसको डर लग गया था और उसने वहाँ से छोड़कर चला गया, वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, यही कहानी थी इसकी।